everyone. So today in this video we are gonna discuss 14th नवंबर 2020 के द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है परवेयर ऑफ प्रॉमिस। परवेयर का मतलब होता है सेलर। तो क्या यहाँ पे प्रोमिसेस जो है वो बेची जा रही हैं? तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये रिलेट करता है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टिमुलस पैकेज लेके आए, तो उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इस स्टिमुलस को इस आर्टिकल में क्या कहा जाता है कि ये स्टिमुलस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी तक कोविड-19 की जो मार पड़ी थी उससे बाहर निकल नहीं पाई है। सो इन अ नटशेल इस पूरे आर्टिकल का यही सारांश है। लेकिन बाद में जब आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और बातें जो हैं जो कि इस स्टिमुलस से रिलेटेड है, उसके पॉजिटिव एंगल्स जो है उस पे बात की जाती है। तो पिछले कुछ महीने की अगर बात की जाए तो जब कभी भी रिपोर्टर्स के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा जाता था कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर का जो रिस्पॉन्स आता था कि इकॉनमी जो है वो यहाँ पे रिकवरी कर रही है। लेकिन ये जो स्टिमुलस पैकेज अभी लेके आया गया वो कहीं ना कहीं अब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी अभी तक नहीं हुई है, सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई है। हमें दिख रहा है कि जॉब लॉसेस हुए हैं, हमें दिख रहा है कि फॉर्मल सेक्टर हो चाहे रूरल डिस्ट्रेस हो, ये हमें सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अब फिर इसके बाद यहाँ पे जो मेजर्स लिए गए हैं इस फिस्कल स्टिमुलस के ज़रिए, तो उसकी यहाँ पे जो पॉजिटिव एंगल है उसकी बात की गई है। जैसे कि अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है कैसे उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे टैक्स सोप की बात की गई है। देखिए टैक्स सोप जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका मतलब होता है टैक्स इंसेंटिव। ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट को ही टैक्स सोप कहा जाता है। तो कुछ टैक्स बेनिफिट जो है आपको दिए जा रहे हैं ताकि हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है अर्बन एरियाज़ में उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये एक पॉजिटिव एंगल जो है इस रिसेंट फिस्कल स्टिमुलस का जो एक्शन लिया गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एंगल्स पे बात की गई है कि ये कैसे जो फिस्कल स्टिमुलस होगा वो कैसे डिमांड क्रिएशन जो है, डिमांड ये कैसे इंक्रीज करेगा स्टील, सीमेंट और दूसरे और मटेरियल्स है उसके लिए। और यहाँ पे एक और पॉजिटिव एंगल की बात ये की गई कि इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम जो था, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही था, इस बार जो मीडियम साइज़ के लगभग 26 ट्रस्ट सेक्टर्स जो हैं उनके लिए और हेल्थ केयर आपका सेक्टर जो है उसको भी कैसे अब इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम के तहत इस पर कवर किया जाएगा इस फिस्कल स्टिमुलस के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पे सराहा गया है इस पर्टिकुलर स्टेप को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप इस पूरे फिस्कल स्टिमुलस में लिया गया कि प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और ये लगभग 24% होगा सैलरी का फॉर द 2 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे राइटर ने इस एंगल की ओर भी इशारा किया है कि सिर्फ ये अनाउंसमेंट कर देना कि प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट दे देगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल उचित नहीं है ऐसा कहना। क्योंकि डिमांड का क्या होगा अगर किसी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही ना हो तो फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को इस फिस्कल स्टिमुलस को देखता है। चलिए बढ़ते हैं अगली आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल डील करता है बिहार में जो रिसेंट इलेक्शन हुए उससे रिलेटेड। तो बिहार का जो इलेक्शन हुआ ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। बिहार की जो पॉलिटिक्स है ये पूरे आर्टिकल में आपको समझ लग जाएगी। तो बिहार का जो इलेक्शन कवरेज इस बार हुआ, इलेक्शन जो हुआ, तो उससे क्या क्या कुछ हमें पता चलता है बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और बिहार के बारे में। तो चलिए इस आर्टिकल पे नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस बार का बिहार का जो इलेक्शन था दैट वाज वेरी क्लोज कंटेस्टेड इलेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मतलब वन साइडेड यहाँ पे इलेक्शन था, वन साइडेड नहीं था, बहुत ही क्लोज इलेक्शन था। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। दे गॉट 74 सीट आउट ऑफ 110 सीट
और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो ये वोट शेयर इनका था 19.46%, जो कि 2010 में 16.49% था। आरजेडी की अगर बात करें तो इन्होंने 75 सीटें जीती और 144 सीटों से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करे थे, जिसका कि वोट शेयर बनता है 23.1%, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा है। और अगर तुलना करें इसकी 2010 के मुकाबले में, तो 2010 में इनका वोट शेयर था 22%। तो आप देख रहे हो कि 2010 के कंपैरेटिवली भी इस बार का जो परफॉर्मेंस था आरजेडी का, वो ना सिर्फ अपने ही परफॉर्मेंस के मुकाबले में बढ़िया था, बल्कि अगर दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनके कंपैरेटिवली भी इनको बहुत ज़्यादा वोट शेयर जो है इस बार मिलता है। अगर बात करें नीतीश कुमार के जेडीयू की, तो इन्होंने 43 सीट जीते और 115 सीट से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करा था। और इस बार की जो सबसे वीक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो उभरी है पार्टी, वो जेडीयू ही थी। और इनके अगर वोट शेयर की बात करें, जो कि डिक्लाइन हो गया, और ये सिर्फ कितना रह गया, 15.39%। अब देखिए यहाँ से जो आर्टिकल है ये इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो समझनी दिखाई पड़ जाती है। जैसे कि बिहार के अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो आरजेडी की पार्टी है, ये पार्टी है यादवों की, ये पार्टी है मुस्लिम्स की। और टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें इन दोनों को मिला के, तो ये आपका 1/3 है टोटल पॉपुलेशन का। तो आप देख सकते हो कि कितना जो बेनिफिट है इस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी की पार्टी है ये अपर कास्ट बनियास की पार्टी है। और अगर इनकी बात करें तो टोटल जो आपका इलेक्टोरेट बिहार में है उसका 1/4 जो है ये कंप्राइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट जो है बीजेपी को भी बिहार में मिलता है। और रिमेनिंग 43% जो है ये वो लोग हैं जिनको कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको कि महादलित कहते हैं। तो ये लोग जो है इनका रुझान किसकी तरफ है, इनका रुझान है नीतीश कुमार के जेडीयू की तरफ। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स जो है ये कितनी डोमिनेंट है बिहार में। और एक जो पॉलिटिकल पिक्चर जो है ये कुछ हद तक, या फिर आप कह सकते हो कि कम्प्लीटली यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बिहार की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वहाँ का, वो किस तरीके का है। अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ये फैक्ट देखा, तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बतलाती है बिहार के बारे में कि पिछले 3 जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमने बात की, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, तो अगर इन तीनों में से अगर मान लीजिए कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी भी अगर यूनाइट हो जाते हैं तो इलेक्शन जीतना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आरजेडी की अगर हम बात करें तो क्योंकि इस बार इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जैसा कि हमने देखा 23.11% इनका वोट शेयर था इस बार, जो कि यूजुअली इतना नहीं होता है। यूजुअली इनका वोट शेयर जो होता है वो 18% होता है, लेकिन इस बार 23.1% है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो महादलित है, जो कि यूजुअली नीतीश के सपोर्टर होते हैं, इस बार इनका रुझान जो है वो आरजेडी की तरफ हो गया। तो इन नटशल हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जो था ये कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन थी आरजेडी के लिए। तो अब थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है बिहार की उस पर नज़र डालते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है ये होती है 70s के दौर में। तो इससे एक जो नाम जो कि जुड़ा हुआ है बिहार की पॉलिटिक्स के साथ में वो है सोशलिस्ट पार्टीज़। तो ये नीतीश कुमार की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, ये सभी इसके ही ऑफशूट हैं। तो जब बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टीज़ की, तो एक नाम जो है जो कि सबसे नंबर 1 पे आता है वो है मिस्टर राम मनोहर लोहिया साहब का। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक आवाज़ दी बैकवर्ड एस्पिरेशन को। तो इन्होंने बात की कि हमने यहाँ की जो बैकवर्ड क्लास है, यहाँ की एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इनको कैसे हमने अपलिफ्ट करना है, कैसे इनको सोशल जस्टिस दिलानी है। तो ये इसकी शुरुआत कब होती है? 70s में। किसके एफर्ट्स के द्वारा? सोशलिस्ट पार्टीज़ के द्वारा। और इनके जो मेन लीडर थे वो थे राम मनोहर लोहिया साहब।
और जिसके चलते होता क्या है कि 70s के दौर में लगभग 2 बार सोशलिस्ट की सरकार यहाँ पे बनती है। अब आने वाले समय में क्या होता है, आने वाले समय में होता ये है कि राम मनोहर लोहिया साहब का जो कंसेप्ट था, उसमें से एक कंसेप्ट जो था, जो कि आइडेंटिटी की बात करती है, बिहार की आइडेंटिटी की बात करती है, बिहार के लोगों की आइडेंटिटी की बात करती है, वहाँ के पिछड़े जो तबके के लोग हैं उसके आइडेंटिटी की बात करती है, वो तो न्यूज़ में रहा है, वो हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में वो पिक्चर से गायब ही हो गया। तो ये कुछ भी हमें ऐसा बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। अब यही ऐसा दौर था जब आपको देखने को मिलता है कि जो डोमिनेंट ओबीसीज थे, जैसे कि यादव हो गए, नॉन डोमिनेंट आपके ओबीसीज थे, और जो आपके ईबीसी हो गए, दलित कास्ट हो गई, अब इनके बीच में एक बड़ा स्ट्रगल चल रहा था। अब इस पूरे स्ट्रगल को देखते हुए उस समय की सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मूला लेके आते हैं जिसको कि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला कहते हैं। अब इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई कि कोटा दिया जाएगा विद इन कोटा, किसके लिए, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। अब ये जब ऐसा कुछ कंसेप्ट लेके आया जाता है तो जो डोमिनेंट ओबीसी है, जाहिर सी बात है उनको अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ पे जो सिचुएशन जो है काफ़ी वर्स हो जाती है बिहार में। अब इस पूरे सिचुएशन का बेनिफिट अगर किसी एक इंसान को मिलता है तो वो है लालू प्रसाद यादव। तो अब उसने किसी तरीके से बिहार के हर सेक्शन को इन्होंने प्रभावित किया, और इसका बेनिफिट इनको ये मिलता है कि 90s के लगातार 2 इलेक्शन जो हुए थे उनमें इनको जीत प्राप्त होती है। लेकिन इनका जो टेन्योर है वो सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है करप्शन के लिए, नेपोटिज्म के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात यह है कि अभी तक तो हमने सभी की बात कर ली, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ हैं? तो इन सभी पूरे प्रोसेस में नीतीश कुमार वॉज एक्टेड जस्ट एज ए कैटलिस्ट, और जैसे ही ये पावर में आ जाते हैं तब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये जितने भी आपके ईबीसीज थे, दलित थे, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये लेके आए। तभी हमने इस इलेक्शन में इस इलेक्शन से पहले तक की अगर बात की जाए तो वोट शेयर जो है, या फिर जो लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, हमने वो अक्सर देखा कि वो ईबीसी हैं, वो दलित लोग हैं, वो महादलित लोग हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि तेजस्वी यादव जो है उसका राइस देखने को मिला। सो दिस इज़ RISE, दिस इज़ नॉट RICE। तो उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एक जो बिहार के लोगों की आइडेंटिटी जो थी, ठीक है, सिर्फ उसको बरकरार रखा, बल्कि जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उसकी बात भी की गई। तो उसकी बात कैसे की गई, वहाँ पे पढ़ाई की बात की गई, सिंचाई की इस बार बात की गई, जॉब की बात की गई। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों को इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उस पर प्रभावित करने की कोशिश करी, और जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक अक्सर रहता था, 4 से 5% लोग जो है आरजेडी की तरफ इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये पूरा एक आर्टिकल था बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर, और आई होप कि इससे बहुत सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल जो है ये डील करता है इंडिया और कनाडा के रिलेशन को लेके। नवंबर 17 को 2020 को इंडिया और कनाडा के बीच में थर्ड ट्रैक 1.5 डायलॉग जो है ये होने वाला है। तो इस आर्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें सीखने को मिलती है कि ये ट्रैक डायलॉग जो हैं ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक 1.5 डायलॉग या फिर ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी जो है, जो कि नवंबर 17 को इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगी। ये बेसिकली होता क्या है, तो देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑफिशियल टॉक होंगे, जहाँ पे नॉन ऑफिशियल टॉक्स भी होंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल एक्टर्स जो है इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे डायलॉग में होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी या फिर 1.5 डायलॉग कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी और जो ट्रैक डिप्लोमेसी है उसको समझते हैं। तो ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, या फिर ट्रैक 1 डायलॉग जो है ये क्या होता है। तो ये जो डायलॉग होता है ये बहुत ही हाई लेवल का डिस्कशन होता है।
इसीलिए इसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हाई लेवल के जो आपके पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री लीडर्स हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में, 3 कंट्रीज़ के बीच में, ये डिस्कशन जो है ये होता है। और यूजुअली इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये किसी छोटे मोटे जो आपके इश्यूज़ है उसको लेके बात नहीं की जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दे, जैसे कि सीज़ फायर हो गया, पीस टॉक हो गया, कोई ट्रीटी होगी, कोई बहुत बड़ी अग्रीमेंट होगी, तो ये अक्सर मुद्दे होते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ऑफिशियल डायलॉग्स भी होते हैं, एकेडमिक्स भी होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, एनजीओस भी होते हैं। तो इस तरीके से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग सभी सेक्टर्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होके यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की बात करें तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी है वो होती है। ठीक है, जब 2 कंट्रीज़ के लोग जो हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं, अगर वो बात करते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ में, तो उसको ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहते हैं। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की जहाँ तक बात है तो स्वाभाविक सी बात है, जो पहले हमने अभी तक जितने भी ये डिप्लोमेसीज देखे उन सभी के जो समेशन है उसको मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं। तो ये जो आपका ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी जो है ये इंडिया और कनाडा के बीच में जो नवंबर 19 को होगा तो उसके पॉसिबल एरिया ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके का यहाँ पे एक रिलेशन जो है होना चाहिए, उस पर स्वाभाविक सी बात है कि बात होगी। इंडो पैसिफिक रीजन क्योंकि इसका पार्ट है कनाडा, तो वहाँ पे क्या इंडिया का भी प्रेजेंस होना चाहिए, क्या इंडिया को उसका बेनिफिट मिल सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसकी डिप्लोमेसी पे शायद बात की जाएगी। डिजिटल कोऑपरेशन जो है ये एक एरिया ऑफ डिस्कशन हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो कि कई सालों से इंडिया और कनाडा के बीच में रहा है वो है खालिस्तान का मुद्दा। तो क्या खालिस्तान के मुद्दे पे बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया के लिए एक अच्छी खबर, तो वो ये है कि चाइना और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं। और इतने अच्छे नहीं हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि 2018 में एक फाइनेंशियल ऑफिसर हुआई कंपनी का, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कनाडा में, और इसको लेके कनाडा और चाइना के बीच में बहुत ही कंट्रोवर्सी जो है वो अराइज होती है। तो इसके चलते होता क्या है कि एक डोर जो है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है इंडिया के लिए कि कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है उसको अब क्यों अब हमें डेवलप कर लेना चाहिए, इसको और कैसे बेहतर बना लेना चाहिए, क्योंकि कनाडा और चाइना के बीच में जो रिलेशन है इतने मधुर नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और फैक्ट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं चाइना और माफ़ कीजिएगा कनाडा और इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो एक मुख्य बात जो हमें बार बार देखने को मिलता है इस आर्टिकल से कि वहाँ पे बात किया गया कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है उसकी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो आपका एरिया है वहाँ पे कनाडा बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ज़रूर है, लेकिन इस आर्टिकल में एम्फेसिस किया गया है कि अगर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एरिया में अगर हम काम करें मिलके तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इंडिया और कनाडा के अगर मर्केंटाइज ट्रेड की अगर हम बात करें तो आपको ये देखने को मिलता है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड हियर, $10 बिलियन आपको 2019 में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कैनेडियन इकोनॉमी की तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डिपेंड है इंडियन स्टूडेंट्स पे भी। तो क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स हर साल बहुत ही लाखों की तादाद में वहाँ पे जाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है ये कनाडा की इकोनॉमी को मिलता ही है। और अगर पिछले साल की बात करें तो टोटल जो इमिग्रेशन देखा कनाडा ने उसका 25% तो इंडियंस ही थे। और कनाडा के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 1.6 मिलियन लोग जो हैं वो इंडियंस हैं, जो कि टोटल पॉपुलेशन जो है कनाडा की उसका 4% जो है आप कह सकते हो ये बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कनाडा और इंडिया के बीच में जो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होगी तो उसके क्या कुछ एरिया ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं और ट्रैक डिप्लोमेसीज क्या होती है उसको हमने समझा। तो अपने आप में ये आर्टिकल जो था इसका भी वेटेज काफ़ी अधिक था। अब इस लेक्चर के लास्ट आर्टिकल
को डिस्कस करते हैं जो कि अपने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप देख रहे हो पूरे देश भर में प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एक स्टेट जो है जो कि सबसे आगे उभर के आ रहा है, जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो है पंजाब के किसान। तो हमें ये एक्साइटमेंट थी कि क्या चल रहा है, जो किसान है उनकी डिमांड क्या है, ट्रेन कब चलाई जाएगी, कब रोकी जाएगी। तो ये पूरी जो सिचुएशन है इस पूरे आर्टिकल में कवर किया गया और अपने आप में आज का सबसे बेस्ट आर्टिकल इसको हम कह सकते हैं। तो इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे होती है चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात ये की जाती है कि कैसे ट्रेनों को रोका जाता है पंजाब में किसानों के द्वारा जब प्रदर्शन किए जाते हैं तो। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो फार्मर्स कह रहे हैं कि हम तो अब प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे हैं ट्रैक पे। तो रेलवे जो है ये ट्रेन, स्पेशली जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ियाँ जो है उसको रिज्यूम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स बिन वीक्स, 1 2 3 वीक हो गए हैं, हम तो ट्रैक पे तो बैठे नहीं हैं। तो रेलवे जो है ये गुड्स ट्रेन को क्यों नहीं चला रहा है। तो देखिए रेलवे का यहाँ पर सिंपल रिप्लाई है। अभी रिसेंटली परसों ही मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बीच में इस पूरे मुद्दे को लेकर कि ट्रेन चलाना है कि नहीं चलाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर ट्रेन चलेगा तो पैसेंजर ट्रेन भी चलेगा, गुड्स ट्रेन भी चलेगा, लेकिन किसानों का ये डिमांड है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेंशन जो है आप ये कह सकते हो देखने को मिलता है दोनों ही पार्टीज़ के बीच में। और इसी को लेके यहाँ पे किसानों के बीच में काफ़ी आपको यहाँ पे जो एंगर है आपको देखने को मिलता है कि क्यों यहाँ पे गुड्स ट्रेन जो है नहीं चलाया जा रहा है। क्योंकि गुड्स ट्रेन देखिए नहीं चलाया जा रहा है, इसके इम्पैक्ट जो है अगले स्लाइड्स में तो हम देखेंगे ही, लेकिन दिस इज़ क्वाइट कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कि अगर गुड्स ट्रेन नहीं चलेगी तो इसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर बल्कि दूसरे और जो सेक्टर्स है उस पर कैसे इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। क्योंकि सभी को रॉ मटेरियल्स तो चाहिए लगभग जितने भी रॉ मटेरियल बेस्ड आपके सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो फार्मिंग सेक्टर से लेके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये सभी पूरे इस कियोस के चलते प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड-19 की जो मार है वो तो पड़ी है और साथ में ये सब कुछ, तो ये अपने आप में काफ़ी डिसअपॉइंटेड सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि सिचुएशन को काफ़ी पहले ही निपटा लेना चाहिए था और इसके फलस्वरूप आप देख रहे हो कि लगभग 1200 करोड़ का न सिर्फ रेलवे को नुकसान हुआ और पंजाब सरकार है लगभग 300 करोड़ का उनको नुकसान हो गया है। तो मनी जनरेट हो नहीं रहा है, लॉसेस हम फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन से कि वेरी वाइज, वेरी रैशनल एंड ऑल। अब दूसरे एंगल्स हम देखते हैं। अब ये जो ब्लॉकेड हुआ है उसका दूसरा एंगल क्या हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि शॉर्टेजेस आपको देखने को मिल रही है मार्केट में, अलग अलग जो आपके मटेरियल्स हैं। जैसे कि अब फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स मार्केट में है ही नहीं। तो अब यहाँ पे वीट की जो सॉविंग का जो टाइम है ये चालू हो गया है, कहीं पे सॉविंग कर दी गई है। तो अब उसके लिए यूरिया कहाँ से आएगा। किसान पिछला जो उनका स्टॉक है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा एंगल है, हमको उसको समझना चाहिए, नहीं तो ये बैडली इम्पैक्ट करेगा प्रोडक्शन। जो आपका नेक्स्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन आएगा वीट का वो उसमें काफ़ी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा अदरवाइज़। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ना सिर्फ ये जो फर्टिलाइजर्स है या फिर दूसरे इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं सिर्फ उसका शॉर्टेजेस आपको देखने को मिल रहा है, बल्कि एक और दिल दहलाने वाला जो आपको एंगल देखने को मिलता है कि कैसे जो डोमेस्टिक पावर कट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जो ट्यूबवेल्स है वो भी उसके भी कट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जाता है किसानों के द्वारा एक फ्यूल स्टेशन के बाहर, जो कि प्राइवेट सेक्टर का ये फ्यूल स्टेशन है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है, दर्शाता है कि कैसे किसान जो है नाखुश है इस फार्म बिल से जो कि प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। किसानों का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं इस बिल के चलते एमएसपी जो है इसका कंसेप्ट ख़त्म ना कर दिया जाए। सरकार जो है पैडी और वीट का प्रोडक्ट जो परचेज है कहीं वो बंद ना कर दे। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, ये सबसे बड़े किसानों के डर हैं। और ये अब बातें की जा रही है कि ये जो ब्लॉकेड है ट्रेन, आप गुड्स ट्रेन नहीं चला रहे हो, ठीक है। तो अब इसके चलते ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी इम्पैक्ट इसके चलते होगा, इसके चलते जो दूसरे स्टेट्स हैं, नेबरहुड के जो आपके स्टेट्स हैं, हिमाचल हो गया, हरियाणा होगा, दे विल ऑल गेट इक्वली अफेक्टेड। और अफेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि फार्मर्स का कहना है कि अपने लिए ये प्रोडक्शन जो है इनका वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का या फिर दूसरे जो फूड ग्रेन्स हैं इनका बहुत सफिशिएंट है, इनको
ज़रूरत नहीं है दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करने की, लेकिन जो नेबरहुड के स्टेट्स हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर विंटर्स में आपको जो जम्मू एंड कश्मीर या फिर दूसरे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे जो ब्लॉकेट देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर इस तरीके से अगर ये ट्रेनों की सर्विसेज जो है, स्पेशली अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन की, तो अगर ये हाल्टेड रहती है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है नेबरहुड स्टेट्स पे बहुत देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे स्टेप लेने की आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी जो गुड्स ट्रेन है उसको चला लिया जाए। अब हम देखते हैं कि ये क्योंकि सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहा है गुड्स ट्रेन में, तो इसके और प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, प्रोबेबल इम्पैक्ट ये है कि एग्रो प्रोसेसिंग जो सेक्टर है वहाँ से लेके लगभग हर सेक्टर जो है इससे अफेक्टेड होगा। अब हम कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5.4% जो है ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं पूरे इंडिया का। लगभग 15 लाख यहाँ पे MSMEs देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ हमने पीछे देखा और यहाँ पे और कोविड-19 की मार तो हमें देख ही रहे हैं, और ये गुड्स के जो ट्रेन है उसको रोक देना और ये प्लस कोविड-19, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है काफ़ी वर्स हो जाती है अगर इसको हम कलेक्टिवली कंबाइनली अगर स्टडी करने की कोशिश करें। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे प्रोटेस्ट से पंजाब को लगभग 300 करोड़ का यहाँ पे नुकसान आपको देखने को मिला है। पंजाब का सवाल जहाँ तक अगर हम करें तो ये फर्टिलाइज़र जो है अपने यूज़ के लिए ये मंगवाते हैं गुजरात से, और क्योंकि अब ट्रेन चल नहीं रही है, मोर स्पेसिफिकली जो आपकी गुड्स ट्रेन है, तो ट्रक जो है ये सफिशिएंट है नहीं फर्टिलाइजर्स मंगवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये कैसे इससे इम्पैक्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि राइस की जो कल्टीवेशन जो है हार्वेस्टिंग कर ली गई है, तो उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको लॉस हो रहा है, गुड्स ट्रेन चल नहीं रही हैं, कंटेनर भर भर के रखे हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर करोड़ों का नुकसान ऑलरेडी अभी तक हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि गुड्स ट्रेन चल नहीं रहे हैं, कोल जो है उसकी सप्लाई हो नहीं रही है, तो पावर कट जो है ये बहुत ही यहाँ पे आम आजकल हो चुके हैं पंजाब में। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि नवंबर 18 इस महीने के क्या फ़ैसला यहाँ पे लिया जाता है। उस दिन ही डिसाइड किया जाएगा कि गुड्स ट्रेन जो है और पैसेंजर ट्रेन जो है उसको चलाया जाना है कि नहीं चलाना है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।